चलिए शांत हो जाइए। पिछली क्लास में आपको बताया जा रहा था कि अवयवी कणों के प्रकृति के आधार पर ठोस चार चार प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला था आणविक ठोस। आणविक ठोस के बारे में आपने पढ़ा कि आणविक ठोस एक ऐसा ठोस होता है जिसका घटक कण अणु होता है और ये अणु आपस में वंडरवाल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। और आपने देखा कि ये फर्दर तीन भागों में बट गया। आगे चल के फिर से ये कितने भाग में बदला? तीन भाग में। एक को ध्रुवीय आणविक ठोस, एक को अध्रुवीय आणविक ठोस और एक को हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस कहा गया। दूसरा हेडिंग डालिए तो 2 नंबर लिख के आयनिक ठोस। कल जो तीन भाग में बटा था वो खत्म हो गया था ना तीनों। तो चार भाग में बांटे थे हम लोग, पहले आणविक ठोस, उसके बाद आयनिक ठोस। तो दूसरा नंबर अब लिखिए आयनिक ठोस। यहाँ बोर्ड पर हेडिंग लिखा हुआ है। अब देखो, आयनिक ठोस का एक बेहद सिंपल उदाहरण है। आयनिक ठोस एक ऐसे ठोस होते हैं जिसका घटक कण जो होता है वो धनायन और ऋणायन होता है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी एक ही प्रकार के आयन से कभी भी ठोस का निर्माण हो पाएगा? है कि एक 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 आयन दूसरे आयन को रिपेल करता रहेगा, तो उसमें निश्चित है कि दोनों आयन होगा, धनायन भी होगा और ऋणायन भी होगा। तो इसका उदाहरण हो जाएगा NaCl, KCl, Na2CO। देखिए तो रामनवमी का छुट्टी नहीं रहेगा? कोई छुट्टी नहीं। रामनवमी में छुट्टी, सोमवारी में छुट्टी, कोई कल भर नहीं। बाकी जगह छुट्टी है क्या? छुट्टी नहीं रहेगा। देखो, दूसरे सब्जेक्ट के लोग छुट्टी दे भी सकते हैं, उसका सिलेबस छोटा है, हम लोग का सिलेबस बड़ा है। यदि इस तरह से छुट्टी दिलवाते रहोगे, बाद में एक आध चैप्टर लटक जाएगा तो फिर कहोगे कि सर सिलेबस खत्म नहीं हुआ। समय हम ये सुनेंगे नहीं, और सिलेबस खत्म नहीं हुआ ये कहने से काम नहीं चलेगा। अब आपका बोर्ड एग्जाम है, चैप्टर छूटा तो समझिए वो डैमेज करेगा आपको एनुअल एग्जाम में। 11th में तो बड़ा मजा ले लिए, एग्जाम था, नहीं पढ़े नहीं पढ़े कोनो बात नहीं। हम भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में जाइएगा, 11th वाला एग्जाम जो है ना 3 मई को, जाके लिख दीजिएगा हम आ गए हैं, और नाम रोल नंबर लिख के जमा कर दीजिएगा, देखिएगा कोई फेल आपको नहीं करेगा। सिस्टम ही वही है। और सिस्टम ये है, इसीलिए आप लोग पढ़ते नहीं, नहीं तो 11th में यदि टाइट कर देना तो आप लोग अपने पढ़ने लगिएगा, और आपका तब 11th 12th बहुत अच्छा हो जाएगा। 11th में लोग ध्यान ही नहीं देता है। जो पढ़ता है वो ध्यान नहीं देता है, जो नहीं पढ़ता है उसका तो छोड़ ही दो, तो एक्सेप्शनल है वो। उसके जिंदगी में 11th है ही नहीं। हो गया, लिख लिए? अच्छा, एक बात बताइए, अब यहाँ से आपसे दो तरह का पूछा जाएगा क्वेश्चन। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे सुनिए, जो चीज हम पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन बनता है और उसी का जवाब देना होता है। आपसे पूछा जाएगा कि आणविक ठोस के घटक कण निम्न में से क्या होते हैं? परमाणु, अणु, आयन, इनमें से सभी। बोलिए क्या होगा? आणविक ठोस के घटक कण अणु होते हैं, जो पिछले क्लास में आप। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आयनिक ठोस के घटक कण क्या होते हैं, तो उसका आंसर होगा आयन। देख रहे हैं कि जो चीज़ कल पढ़ते हैं आज जवाब गलत देते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, इसका कारण सिर्फ ये है कि आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप चीज़ों को ध्यान से सुनते नहीं हैं। और उसका भी कारण है, एक बार में दिमाग का एक काम लोगे तब ना वो एक जगह स्थिर रहेगा। आपके दिमाग में चैट पर भी है ध्यान,
मोबाइल पर फ़ोन गया है, मीटिंग में कुछ आदमी हैं, उस पर भी ध्यान है, कैसे आए हैं, कैसे जाएंगे, किसके साथ आए हैं, किसके साथ जाएंगे, इस पर भी ध्यान है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान यदि भटका हुआ रहेगा ना, तो ऐसा ऐसा ही काम करोगे। हमने पूछा कि आणविक ठोस का घटक कण क्या होता है, तो किस हिसाब से आप आयन बोले? वो तो अणु होता है ना, कल पढ़े हैं आप। बताइए, इसमें कोई टीचर कितनों तीर मारने वाला टीचर है, आपको कैसे पढ़ा देगा, वो क्या कर लेगा आपका? इसीलिए कहते हैं ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं दीजिएगा तो बड़ा बर्बाद हो जाइएगा, दिमाग स्थिर हो ही नहीं रहा है आपका। इसी में अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से किस ठोस में वंडरवाल अणुओं के बीच या घटक कण के बीच वंडरवाल आकर्षण बल काम करता है? तो वो आणविक ठोस होगा उसका। अच्छा, इसी में यदि आयनिक ठोस में क्वेश्चन पूछा जाए कि आयनिक ठोस के घटक कण क्या होते हैं, हाँ हम आयन बोल सकते हैं, या आयन की जगह पर धनायन या धनायन तथा ऋणायन भी लिखा हुआ हो सकता है। और दूसरा पूछेगा आपसे कि यहाँ पर आकर्षण बल किस तरह से काम करता है। बताइए, धनायन और ऋणायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ना काम करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगला 3 नंबर हेडिंग डालिए, सह संयोजन ठोस। अच्छा, एक एक चीज थोड़ा सुधार लीजिए, तो पीछे एक एक हल्का सा एरर है, एक शब्द छूटा हुआ है, तो पीछे वाला पेज पढ़ जाइए। तो आप जो चारों आप लिखे हैं, अवयवी कणों की प्रकृति के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं, ये लाइन कहीं लिखे हैं? उस लाइन में एक वर्ड खाली जोड़ दीजिए। तो आपको वो लाइन मिला पहले, सो बताइए, जहां पर चारों का नाम लगातार लिखे हो, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, संयोजक ठोस और धात्विक ठोस, उसके ठीक ऊपर वाला लाइन देखो तो क्या लिखा हुआ है? अवयवी कणों की प्रकृति के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। वहां पर आपको बस एक वर्ड जोड़ना है, ठोस से पहले क्रिस्टलीय ठोस। जो ठोस लिखे हैं ना, आपको कहना है, जैसे हम पूरा लाइन सही अब बोल रहे हैं, अवयवी कणों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला हेडिंग पर जाइए। तो सहसंयोजन ठोस को बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। इसको ना इंग्लिश में एक और नाम से जाना जाता है, नेटवर्क सॉलिड, या जालक्रम ठोस भी इसको कहते हैं हिंदी में। जालक्रम ठोस का इंग्लिश होता है नेटवर्क सॉलिड। और करके ये वाला नाम भी तुम लिख देना, बोर्ड पर लिखा गया है। अब देखो, ये कोवैलेंट सॉलिड जो होता है, इसमें परमाणु या अणु आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है कि वो एक जाल का निर्माण कर देता है। जैसे समझिए, इसका एग्जाम्पल समझिए। क्या ये हेडिंग लिख चुके हैं आप? रुकिए आप। जैसे डायमंड, हीरा, नाम सुने हैं आप? किस चीज से बना होता है? कार्बन से। यानी इसका घटक कण यहाँ कार्बन परमाणु ही है। देखिए, इसका भी घटक कण परमाणु है। और आणविक ठोस जो पढ़े थे, ये नहीं, उसका नहीं, इसी का आएगा। तो उसमें तो अणु था ना। इधर देखिए, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। याद कीजिए, चतुष्फल की आकृति पढ़े होंगे, हीरा में रहता है। अब ये कार्बन भी कितने से जुड़ा हुआ है? 4 कार्बन से। ये कार्बन भी कितने से जुड़ा हुआ है? ये कार्बन भी कितने से जुड़ा हुआ है? फिर ये कार्बन भी कितने से जुड़ा हुआ है? इस तरह से ये फैलता हुआ लगता है कि एक पूरे नेटवर्क का निर्माण कर लेता है, एक जाल का निर्माण कर लेता है, जहां हर एक एटम
एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वह ठोस जिसका अवयवी कण एक दूसरे से सह संयोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है तथा जालक का निर्माण करता है उसे सह संयोजन ठोस कहते हैं। जालक के निर्माण करने के कारण ही इसका नाम जालक्रम ठोस या नेटवर्क सॉलिड भी का एग्जाम्पल है डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2। वो वहाँ से E+L स्विच ऑफ करो नंबर +L। हाँ हाँ। क्या बता रहा होगा? हो गया? बढ़िया गया। अब तीसरा है सॉरी तीसरा तो यही था ना, चौथा लिखिए, मेटालिक सॉलिड। इसको हम लोग बोलते हैं धात्विक ठोस। मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। रुक जाइए, हाँ, आप सिर्फ हेडिंग डालिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है धात्विक ठोस, और इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में समझना है। हेडिंग हो गया? पहले सुनिए अब आप। लोहा का एक रॉड यदि हम ले लें, एक मोटा सा रॉड, तो यदि हम उसको पटक पटक के तोड़ना चाहें तो अपने पटका जाएंगे, लेकिन वो टूटने वाला नहीं है। एक्चुअल में जितना भी धात्विक ठोस होता है ना, वो काफी मजबूत होता है। अच्छा ये बताइए, धात्विक ठोस मजबूत होता है। अब यदि हम धातु का एक रॉड ले लें, जैसे लोहा का ही हम एक रॉड लेते हैं, मान लीजिए इतना बड़ा हम लोहा का रॉड ले लिए, तो ये तो तय है ना कि इस लोहा के रॉड में सिर्फ और सिर्फ लोहा का ही परमाणु होगा। तो लोहा का इसमें मान लीजिए कि ये रहा एक परमाणु, इसमें लोहा का ये पहला परमाणु है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा। इस तरह से आपको नहीं लगता है कि इसमें भाड़ा पड़ा होगा, ढेर सारा परमाणु होगा? अब आप बताइए कि लोहा का परमाणु तो कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। लोहा का परमाणु कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है ना। तो ये एक परमाणु दूसरे परमाणु से जब तक ढंग से जुड़ेगा नहीं, टाइटली बॉन्डेड नहीं होगा, तब तक कोई भी वस्तु इतना मजबूत तो नहीं हो सकता है। अब बताइए, इसका बंधन इसके साथ कमजोर हो, सबके साथ कमजोर हो, पता चलेगा कि ये आराम से गिर गया, नहीं अलग हो जाएगा, या कम से कम टूट तो आसानी से जाएगा। लेकिन इस सब के बीच बंधन बहुत टाइटली बंधा हुआ है, तभी तो यह इतना ज्यादा मजबूत होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि धात्विक ठोस में वह कौन सा बंधन होता है जो इतना मजबूत होता है, और उस बंधन का निर्माण कैसे होता है। क्योंकि अभी आपने देखा कार्बन कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, लेकिन लोहा का परमाणु लोहा के परमाणु के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मेटल का एटम मेटल के एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ता। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब ना कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। धातु कभी भी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी नहीं करता है। तो फिर यहाँ कौन सा ऐसा बंधन है जो इसको आपस में मजबूती से जोड़ रखा है?
तो जानिए ये होता है धात्विक बंधन। क्या होता है? जितना भी धातु होता है उसमें धात्विक बंधन उपस्थित होते हैं और धात्विक बंधन काफी मजबूत होते हैं। अब हम समझते हैं धात्विक बंधन कहते किसको है। ये सुनिए, देखो, आप जानते होंगे कि सभी धातु की एक प्रॉपर्टी होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जानते हैं आप ये? अब जैसे इसमें ये आयरन का एटम है, तो सब का सब आयरन एटम है। आयरन एटम का सिंबल क्या होता है? Fe। हम लोग क्या सोचते हैं कि आयरन का एटम एटम के रूप में उपस्थित है लोहा के रॉड में। ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। ये आयरन का एटम आयरन के आयन के रूप में उपस्थित होता है इसमें, जैसे Fe2+ में या Fe3+ में, इस रूप में उपस्थित होता है। और अच्छा एक बात बताइए कि एटम यदि आयन बना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं निकलता है, ये इसी में रहता है। कहाँ रहता है? तो जो बीच में गैप देख रहे हैं आप, इस गैप को देख रहे हैं, यहाँ पर गैप में, हर जगह गैप में जहां तहां इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा होता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहते हैं। यहाँ पर, यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रॉन काफी छोटा होता है वो। अच्छा एक बात बताओ, गोल गोल चीज यदि आप एडजस्ट करेंगे तो बीच बीच में जगह रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी को इंटरशियल साइट कहा जाता है, अंतरकाशीय स्थल कहा जाता है। उस बीच में जगह खाली रहता है। आप एक चीज देखिए, ये जितना एटम आप देख रहे हैं वह सब वास्तव में एटॉमिक फॉर्म में है ही नहीं। वह किस रूप में है? आयन के रूप में, केटायन के रूप में। धातु हमेशा किस चीज का निर्माण करता है? धातु धातु हमेशा धनायन का निर्माण करता है। तो ऐसी स्थिति में ये Fe++ चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? इलेक्ट्रॉन से। अब देखो, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन मूवेबल इलेक्ट्रॉन होता है। इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पूरे सॉलिड में इलेक्ट्रॉन घूमता ही रहता है। इलेक्ट्रॉन कभी स्थिर नहीं होता है, कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से वहाँ, लगातार घूमते रहता है। और यदि आप तो ऐसे नॉर्मली फिक्स कर दिए, उधर से कुछ लगा हुआ नहीं है, इधर से कुछ लगा हुआ नहीं है, तो इसका सारा का सारा एटम इलेक्ट्रॉन निकाले हुए है, टोटल का टोटल। और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जहां तहां गैप में क्या कर रहा है? घूम रहा है। अब ये घूमते हुए क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज और आयरन का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये आकर्षित किया, तो हो सकता है अगले क्षण ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और इसके पीछे से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां पर आ जाएगा। लेकिन ये इस पॉजिटिव चार्ज को हमेशा बैलेंस कर रहा होगा कौन? इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज। अच्छा एक बात बताइए, कितना Fe++ है, इसमें जितना एटम है सब ने 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तो सब इलेक्ट्रॉन यहीं पर है। इसलिए यह वैद्युत उदासीन होता है, ना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, घूमते हुए क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज केटायन को लगातार अट्रैक्ट करता रहता है, और सारे के सारे आयन, मेटल के आयन आपस में बंधे हुए रहते हैं उस इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वही उस सबको आपस में जोड़ के रखता है, क्योंकि केटायन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो किसी भी धात्विक ठोस में धातु के केटायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसी को हम बोलते हैं धात्विक बंधन। और ये धात्विक बंधन काफी मजबूत होते हैं। इसीलिए कोई भी धातु काफी स्ट्रांग होता है, आघातवर्धनीय होता है, तन्य होता है। अब देखो, यहां पर यदि कोई हाई पोटेंशियल वायर हटा दो। हाई पोटेंशियल वायर का क्या मतलब? हाई पोटेंशियल वायर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये परेशान है इधर जाने के लिए। आप जैसे ही यहाँ पर सटाइएगा तो इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देगा, किस दिशा में? लो पोटेंशियल की दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कहाँ होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब यदि इस तार के माध्यम से इसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव कर जाएगा। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई धातु उस विद्युत का सुचालक होता है। यदि ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो विद्युत का सुचालक नहीं होगा। अब डायमंड को देखिए, डायमंड का एक कार्बन एटम दूसरे से जुड़ा। ये एक कार्बन कितने एटम से जुड़ता है? 4 से। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों का चारों बंधन बना लिया। तो चारों का चारों बंधन बना लिया, तो बताओ यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? जैसे यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ है क्या? इसमें आप हाई पोटेंशियल पर कोई भी वायर हटा दीजिए, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा।
काहे नहीं होगा? क्योंकि वहां बीच में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। बीच में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन फिर धकेलेगा किसको? इलेक्ट्रॉन है नहीं तो फिर जाएगा कैसे आगे? तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है, जबकि लोहा या कोई भी धातु विद्युत का सुचालक होता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बना होता है, लेकिन हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है और इसी वजह से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं होता है? उसमें आपको कोई धातु दे देगा, हीरा दे देगा, ग्रेफाइट दे देगा, इनमें से सभी दे देगा। या देखो जो पढ़ा है उससे क्या क्वेश्चन करेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बातें इतनी सारा हो, मतलब इतना सारा क्वेश्चन किया जा सकता है कि हम किसी पर एक जगह पर रुक नहीं सकते हैं कि यही पूछेगा, लेकिन उसी टाइप में पूछेगा, ये बात निश्चित। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन लिखा हुआ है क्या है? वैसा ठोस जिसमें धातु परमाणु धात्विक बंधन द्वारा बंधे होते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं। क्या आप समझे धात्विक बंधन किसको कहते हैं? अब आपसे कोई पूछे कि आप व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक बॉन्डिंग, आप धात्विक बंधन से क्या समझते हैं? तो हम कहेंगे कि किसी भी धातु में धातु के आयन और गतिशील इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वही अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है? धात्विक बंधन। इस आबंधन में देखो ये लिखा हुआ भी है, इस आबंधन में धात्विक आयन गतिशील इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घिरे रहते हैं। तो हम कहते हैं इसी का अट्रैक्शन फोर्स जो होगा उसी को कहेंगे धात्विक ठोस, सॉरी सॉरी धात्विक बंधन। और जिस ठोस में धात्विक बंधन होगा उसको हम धात्विक ठोस कहेंगे। आगे लिखा हुआ है, इस तरह के ठोस प्रकृति में बहुत मजबूत तथा अत्यधिक आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। मतलब इस तीनों का मतलब समझिए, मजबूत का मतलब समझ ही रहे हैं कि स्ट्रांग होगा। अत्यधिक आघात वर्धनीय, इसका मतलब होता है कि आप हथौड़ा से लोहा से उसको पीटते रहिए, वो पिटाते रहेगा लेकिन हिलेगा डुलेगा नहीं। और जैसे कार्बन पर पीटिएगा तो पता चलेगा कि एक रबा है, उसका एक क्रिस्टल है, टूट फूट के अलग हो जाएगा, लेकिन लोहा के साथ ऐसा नहीं होता है। अत्यधिक तन्य होते हैं, यदि आप उसको गर्म करके खींचना खींच खींच के न मारते रहिए, जैसे सोना वगैरह सबसे ज्यादा तन्य होता है, ये तन्य होता है। का एग्जाम्पल है सिल्वर, आयरन या जो भी मेटल है वो इसका एग्जाम्पल है, इसको आप लिख लीजिए। समझ में आया धात्विक बंधन? कोई भी चीज विद्युत का सुचालक सिर्फ तभी होगा जब उसके पास क्या हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो वो कभी भी विद्युत का सुचालक नहीं होगा। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से सभी धातु विद्युत का सुचालक होता है। तो ये था क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। कुल मिलाकर यह 4 प्रकार का हुआ, और चारों प्रकार में सारे चीज का एग्जाम्पल वगैरह हम सब देख चुके हैं। अब नन्नू यहाँ से ये टॉपिक असली रूप में स्टार्ट होगा, और यहीं से आपको हो सकता है कि ये परेशान करे समझ। ये सब बात जो भी आप पढ़ रहे थे ना ठोस के लिए, यह सब एक जनरल जानकारी था, बस एक जनरल नॉलेज है ठोस का। असली खेल अब स्टार्ट करेगा ये चैप्टर, और अब यहाँ से आप सतर्क हो जाइए।
आप लोगों के बैच में तो उस टीवी का कोई ज़रूरत नहीं। हटा दो। यदि आपका यहाँ तक लिखा हुआ हो जाए तो आगे हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए आप। अभी छोड़ दीजिए मतलब जाना नहीं है, फिर पढ़ाएंगे इसको। हमारा अगला हेडिंग है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे क्रिस्टल जालक को और फिर समझेंगे एकक कोष्टिका को। कथा में तो बढ़िया बांध ले तुम। हाँ? और है कोई बांध ले रहे? हो गया, लिख लिए क्या? देखिए अब रुक जाइए आप। इस चैप्टर का मेन पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से अब लिखिएगा कम, समझिएगा ज़्यादा। सबसे पहले लिखा हुआ है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। हम पहले समझेंगे किसको? क्रिस्टल जालक को, जिसको इंग्लिश में हम क्रिस्टल लैटिस बोल। तो आप स्टार लगा के ये हेडिंग ऑलरेडी डाल चुके हैं। फिर नीचे सब टॉपिक में फिर स्टार लगा के, मतलब नीचे वाले लाइन में ये हेडिंग भी आप डाल दीजिए। यहाँ पर दोनों हेडिंग को एक साथ लिख दिया गया है। आगे अब हम एक एक करके दोनों हेडिंग समझेंगे। क्रिस्टल लैटिस को समझेंगे अलग और फिर यूनिट सेल को समझेंगे अलग। देखो यहाँ, इधर देखिए तो, किसी भी, सुनिएगा आप थोड़ा ध्यान से, जो जो कहेंगे वो सिर्फ सुनना नहीं है, उस पर आपको एक सोच उत्पन्न करनी करनी पड़ेगी अपने अंदर। तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा हम क्या बोल रहे हैं। हम आपको बता दें, एक दिन से पहले भी बोले हैं कि पटना में जब हम पढ़ते थे ना, तो हमको पूरा का पूरा केमिस्ट्री समझ में आया था, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ था। टीचर के द्वारा बोली गई हर एक बात हमारे दिमाग में जाती थी और समझ में आता था, जब हम आपके लेवल में थे। लेकिन सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर था जिसका 5% बात हमको समझ में नहीं आता टीचर जब पढ़ा रहे थे। और बाद में बड़ा दिक्कत होने लगा, बाद में सोचे फिर पढ़ाएंगे कैसे जब हम टीचर बनेंगे तब, क्योंकि बनना तो वही था हमको। तो फिर बाद में इसको हम खुद किए, जब बीएससी में गए तो इसको खुद से पढ़ पढ़ के हम तैयार किए हैं। बाद में महसूस हुआ कि टीचर से भी बेहतर हम खुद समझ लिए इसको। लेकिन वो स्थिति क्यों पैदा हुई, हमको क्यों समझ में नहीं आया, ये बात हमको समझ में आ गया, इसलिए हम आपको बेहतर समझा सकते हैं। एक सफल आदमी जितना अच्छा आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं सिखाएगा ना, वो उससे कहीं ज्यादा सिखाएगा आपको जो असफल आदमी है वो, क्योंकि वो तुमको बताएगा
कि उसको असफलता यदि हाथ लगी तो उसका कारण क्या था। एक सफल आदमी को तो पता ही नहीं चलता है कि हम सफल क्यों हो गए, तो खाली कहेगा 8 घंटा पढ़ लो, 9 घंटा पढ़ लो, उसके बाद सो जाओ। देखिए, अब मान लीजिए कि हम एक ठोस की बात करते हैं, एक ठोस बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि हम लोहा का ही एक रॉड लेते हैं। लोहा का रॉड लेंगे तो लोहा के रॉड में सिर्फ और सिर्फ किस चीज का परमाणु होगा? लोहा का परमाणु होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि आयरन रॉड पर कुछ बात सोच रहे हैं। ये आयरन का रॉड है और आयरन रॉड में सिर्फ और सिर्फ Fe का एटम होगा, ये बात तो तय है और आप ये बात समझते हैं। अब आप बताइए कि एटम का शेप कैसा होता है? सॉरी, हाँ ठीक है, परमाणु का शेप, आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, बॉल जैसा होता है, गेंद जैसा। तो ऐसी स्थिति में परमाणु इतना छोटा छोटा होता है कि हम बहुत छोटा बना के आपको उन चीजों को समझा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, परमाणु के आकार को थोड़ा इस तरह से बड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको ये बात समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब बताइए, यहाँ पर जो लोहा का ये ठोस है, इस लोहा के ठोस में पहले गेंद का एक परत इस तरह से बना होगा। अब सिर्फ सुनिए, लिखिएगा नहीं। ये सब का सब कौन सा एटम है? आयरन का एटम है, मान लीजिए। अब बताइए कि अभी आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। किसी भी ठोस में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होगा। अब बताओ कि ये हुआ एक परत, किसका? आयरन का। अब इसी के जैसा हम एक और परत बनाते हैं, सेम। अब एक और परत बनाएंगे तो बताइए, इसी बॉल के ऊपर ना बॉल डालना पड़ेगा। इस बॉल के ऊपर एक बॉल डालेंगे तो फिर से बॉल पर बॉल पड़ने लगा। बॉल पर बॉल पड़ने लगा तो बताइए कि अब इस तरह से ये कौन सा लेयर उत्पन्न हो गया? सेकेंड लेयर उत्पन्न हो गया, दो लेयर बन गया। अब बताइए कि दो लेयर से भी काम चलेगा क्या? परमाणु तो बहुत छोटा होता है, करोड़ों अरबों खरबों लेयर इस तरह से बनता है। अब मान लीजिए कि हम तीसरा लेयर बना दिए इसी पर। अब इस तरह से क्या हुआ कि जैसे जैसे हम इस पर लेयर बनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप ये समझ लीजिए कि ये बोर्ड के सरफेस से बाहर निकलता जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि हम क्या बोले? अब जैसे हम गेंद की बात करें, देखो नीचे में कितना बॉल है यहाँ? ये 4 गेंद है, इसके ठीक ऊपर 4 गेंद है। तो यहाँ पर हम 4 गेंद नहीं लिए, यहाँ पर तो बहुत सारा ले लिया गया। अब उसको गिनने में नहीं लगना, इसकी कोई जरूरत नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर गिनिए, बोले नहीं करना है, तुरंत कर दी। आप लोग का दिमाग यही सब भटकता है, कहेंगे नहीं करना है, करबे करेंगे। करना है, नहीं होगा, नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। सुनिए इधर, तो ये 4 गेंद का नीचे वाला लेयर है, 4 गेंद का ऊपर वाला लेयर है। इसके ठीक ऊपर यदि हम आएंगे तो फिर 4 गेंद आएगा, फिर 4 गेंद आएगा, फिर 4 गेंद आएगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि लेयर जैसे जैसे ऊपर चलता चला जाएगा, सॉलिड का निर्माण होता चला जाएगा? तो यहाँ पर जितना गेंद है सब के बारे में सोचिए। यहाँ यहाँ जितना गेंद है सब के बारे में सोचिए। यहाँ ये मत सोचिए कि 4 है, यहाँ आप ये सोचिए कि इसके अगल बगल अरबों बॉल है, यानी अरबों बॉल का एक परत है। तब इधर से लेकर इधर तक में कितना बॉल है? अरबों बॉल है, उसका एक परत है। फिर उसके ऊपर अरबों बॉल का दूसरा परत है, अरबों बॉल का तीसरा परत है, अरबों बॉल का चौथा परत है। इस तरह से परत दर परत परमाणु का बनता चला जाएगा और ठोस का निर्माण होता चला जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब आप क्या कीजिए कि, अच्छा ये बताओ, सभी बॉल का कुछ एक सेंटर होगा जिसको हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि सभी परमाणु के नाभिक से, सभी परमाणु के नाभिक को हम एक दूसरे से टच कर देते हैं, सबको एक दूसरे से टच कर देते हैं। तो यदि हम एक सेंटर बनाए तो आप देखिए, तो 4 बॉल कुछ नीचे इस तरह से पड़ा हुआ है, 4 बॉल एक लेयर का नीचे पड़ा हुआ है। यदि आप इसका सेंटर बनाए, सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे तो बताइए ये सेंटर बनेगा कि नहीं? अब इसी पर 4 बॉल फिर डाल दिए, बिल्कुल जस्ट लाइक इसके जैसा, तो एक बार फिर से ऐसा ही बनेगा। और उस लेयर को यदि उसके ऊपर डालें तो ऊपर पर भी एक वर्ग का निर्माण होगा, स्क्वायर का निर्माण होगा, नीचे में भी एक स्क्वायर का निर्माण होगा। स्क्वायर में देखो सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, ठोस में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब होता है। तो हम एक ऐसे यूनिट पर काम कर रहे हैं जो सबसे छोटा हो,
तथा जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब हो। अभी तो इसमें सिर्फ क्या है, लंबाई और चौड़ाई। तो आप क्या कीजिए, जैसे 4 बॉल नीचे था तो 4 बॉल नीचे है, फिर 4 बॉल इसके ऊपर है, तो यहाँ पर भी एक वर्ग का निर्माण हो रहा होगा। अब क्या कीजिए, इस बॉल के सेंटर से इस बॉल के सेंटर से इस बॉल के सेंटर को मिलाने का प्रयास कीजिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ इस तरह से ये मिलेगा, यहाँ भी इस तरह से मिलेगा, यहाँ भी इस तरह से मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, और ऐसा महसूस होगा कि वहां पर एक घन का निर्माण हो रहा है, हाँ या ना। और वो घन को यदि हम बॉल को छोटा करके दिखाएं तो वो घन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए इधर एक बॉल यहाँ पर था, एक बॉल यहाँ, हम क्या किए, बॉल को थोड़ा छोटा कर दिए। यहाँ पर क्या है कि बॉल सब आपस में सटा हुआ है ना, लेकिन मान लो कि हम सिर्फ केंद्र को दिखा रहे हैं। एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल इस जगह पर, एक बॉल इस जगह। बताइए, यदि हम 8 बॉल को देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं, वो कुछ इसी तरह का वो दिख रहा है। अब बताइए कि क्या ये 8 बॉल से सॉलिड बन गया, और भी बहुत सारा बॉल होगा। तो हम यदि उसको दिखाना चाहें यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ये इधर आएगा। बताइए हाँ या ना। फिर ये इससे इसको मिलाएंगे और इस तरह से करके। बताइए यहाँ पर फिर से हमको बॉल देना पड़ेगा, यहाँ बॉल है, यहाँ बॉल है, यहाँ बॉल है, यहाँ बॉल है। बताइए हाँ या ना। इतने नहीं, इसको आप इधर बढ़ाएं तो आप इधर भी तो बढ़ा सकते हैं, तो आप इधर भी बढ़ा सकते हैं। इस क्यूब को आप पीछे भी बढ़ा सकते हैं, आप इसको 6 तरफ बढ़ा सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ, ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, दाएं और बाएं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यदि हम उसको बढ़ाने लगे तो ये फिगर बहुत खराब दिखने लगेगा कुछ देर के बाद। अब जैसे मान लीजिए कि हम इस बॉल को इधर आगे बढ़ाए, इस तरफ मान लीजिए हमने बढ़ाया, पता चलेगा ना कि कुछ देर के बाद ये इतना ज्यादा गिजपिट स्ट्रक्चर हो जाएगा कि देखने में ये खराब लगेगा। लेकिन जितना बात बताना है उतना बात यहीं से समझा जा सकता है। अब जैसे बताइए तो इसके ऊपर हम कैसे बॉल को बनाएंगे, इसके ऊपर इस कुछ इस तरह से बनाएंगे, देखो तो। बताइए यहाँ पर बॉल दे दें, यहाँ इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। तो आप एक चीज गौर करो, ये वाला सबसे नीचे वाला लेयर है, ये बीच वाला लेयर है, इसके फिर ऊपर पर लेयर बन रहा है, इसी तरह से आगे भी बढ़ता चला जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि हर एक बॉल के सेंटर को मिलाने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर एक जाल का निर्माण हो रहा है। तो बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक। समझ में आया कि क्रिस्टलीय जालक क्या है। अब देखिए इस क्रिस्टलीय जालक में यदि हम और थोड़ा ढंग से बात करें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट है, यदि हम उस पर जाएं तो वो ऐसा लग रहा है कि एक घन है। देखिएगा जो बोल रहे हैं उसको, यहीं पर आप एकक कोष्टिका को भी समझ जाएंगे। एक चीज देखना यहाँ कि एक घन का निर्माण हमने किया है, और आप यदि गौर से देखेंगे, बाद में हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे, अभी आप सिर्फ पहले लिख के समझिएगा कि आपको भी तो बनाना पड़ेगा। जो तो मान लीजिए वो 3 एनिमेटेड वीडियो है तो आप कंप्यूटर पर बनता है, वो आपसे थोड़े बनेगा कॉपी पर। कॉपी पर जो बनेगा वो हम बता रहे हैं। आप एक चीज देखिए तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये पूरा का पूरा जो जाल बन रहा है वह इसी के पुनरावृत्तित होने से बन रहा है। आप कुछ ऐसा समझिए कि इसी के जैसा एक क्यूब हम इधर जोड़ दिए, उसी के जैसा एक क्यूब बगल में जोड़ दिए, उसी के जैसा एक क्यूब ऊपर जोड़ दिए, बगल में इस लेफ्ट साइड जोड़ दिए। तो इस तरह से एक क्यूब से दूसरा क्यूब, दूसरा क्यूब से तीसरा क्यूब, तीसरा क्यूब से चौथा क्यूब जोड़ते चले जाएंगे। और यदि हम सोचें कि हम सारे सेंटर्स को आपस में मिला रहे हैं तो बताइए एक जाल का निर्माण होता हुआ दिखेगा कि नहीं। इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक। क्या बोलते हैं। और इस क्रिस्टलीय जालक का निर्माण जिस सबसे छोटे यूनिट से हुआ है उसको कहा जाता है एकक कोष्टिका। इसको क्या बोलेंगे, एकक कोष्टिका। यही ना वह 3 डायमेंशनल सबसे छोटा यूनिट है जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तथा इसी के न रिपीट होने से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। तो इस जगह पर आप देखिए इसका क्या लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन। जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टलीय जालक कहते हैं।
पहले जालक बिंदु को अब इसमें आप समझिए। देखो जालक बिंदु किसको कहते हैं? हम जितना भी क्यूब बनाए हैं तो गेंद गेंद का पॉइंट रखे हैं ना, ये जो गेंद वाला पॉइंट है, गेंद वाला पॉइंट मतलब एटम वाला जो पॉइंट है, यही क्या कहलाता है? जालक बिंदु। अब बताइए, यही जालक बिंदु ना पूरा का पूरा जाल क्रम का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि जालक बिंदुओं की नियमित, देखिए नियमित वर्ड पर गौर कीजिए। जालक बिंदु जहां तहां नहीं है। हम यदि यहाँ पर क्यूब बना रहे हो यहाँ पर, तो हम क्या यहाँ यहाँ रख दें गेंद? यहाँ पर जहां तहां नहीं रख सकते। देखिए एक निश्चित दूरी पर है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ये सब आपस में समान दूरी पर होगा। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सब आपस में समान दूरी पर होगा और एक नियमित पैटर्न लिए हुए जा रहा है गेंद। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। व्यवस्था कैसा है? त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब वह 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। त्रिविमीय व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जालक। तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर लीजिए। तो जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अच्छा, यहां से आपसे कोई पूछेगा कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं, क्या बताइएगा? नहीं 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 नहीं, आपसे यदि पूछे कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे कि क्रिस्टलीय जालक का वह स्थान जहां पर घटक कण अवस्थित रहता है, उसे हम जालक बिंदु कहते हैं। फिर से सुनिए, इधर इधर देखो, ये पूरा का पूरा क्रिस्टलीय जालक है। यह वह स्थान है जहां पर घटक कण अवस्थित है। यह वह स्थान है जहां घटक कण अवस्थित है। इसी सब पॉइंट को हम जालक बिंदु कहते हैं। क्या हम इस पॉइंट को जालक बिंदु कह सकते हैं? क्योंकि वहां पर घटक कण नहीं है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे कि क्रिस्टलीय जालक में वह स्थान जहां पर घटक कण उपस्थित होते हैं या अवस्थित रहते हैं, उसी को जालक बिंदु कहा जाता है। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि जालक से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस, तो जालक क्या है वो सुन लो। जालक कुछ नहीं है, जालक एक फ्रेम मात्र है। एक फ्रेम है बस, संरचना है, बाकी कुछ है ही नहीं। जैसे यदि हम सारे बॉल को हटा दें तो ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारा क्यूब आपस में सटा हुआ है। तो जालक का मतलब एक फ्रेम है, यह एक ढांचा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये ढांचा आपको दिख क्यों रहा है? क्योंकि आपने बॉल को क्या कर दिया? छोटा करके दिखाया। अब बताइए, बॉल को यदि बड़ा करके दिखाएंगे तो कभी भी इसमें ढांचा दिख पाएगा क्या? जैसे देखिए, यहाँ पर सारे बॉल आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं। आप इमेजिन कीजिए कि हम इस बॉल के सेंटर से इस बॉल के सेंटर को मिला दिए एक पतला तार से। इस बॉल के सेंटर को इधर से मिला दिए, इस बॉल के सेंटर को इधर से मिला दिए। बताइए, ऊपर में एक वर्ग का निर्माण होगा। नीचे में सारे बॉल को मिला दें इस तरह से, तो नीचे में भी एक वर्ग का निर्माण होगा। अब बताओ, इस सारे को ऊपर से ऊपर जोड़ देते, ऊपर से नीचे जोड़ देते हैं, यहाँ से नीचे जोड़ देते हैं, यहाँ से नीचे जोड़ देते हैं, यहाँ से नीचे जोड़ देते हैं। बताइए, घन का निर्माण होगा कि नहीं होगा? तो घन का जो निर्माण हुआ, तो इसको हम एक को कहेंगे एकक कोष्ठिका। इस एक बॉल को, ये बॉल हो गया आपका जालक बिंदु। और हम जो कल्पना किए हैं कि हम सेंटर से सेंटर को मिला रहे हैं, वो किस चीज का निर्माण कर दिया? जालक। उसी को हम क्या बोलेंगे? जालक। यानी जालक वास्तव में होता कुछ नहीं है, वह हमारे मन की एक कल्पना होती है कि हाँ, हम हर एक सेंटर को मिलाएंगे ना तो एक घन का निर्माण होगा। और यदि हम पूरा का पूरा देखें वास्तव में, तो बताइए, एक नहीं लग रहा है कि घन के जैसा आकार आकार लिए हुए है? तो ये सब चीजें हैं, तो और डिटेल में हम देखेंगे। जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ? अब यहाँ पर आपको एक फोटो बनाना है, और ये फोटो आप घर पर बना लेंगे, या भी बनाओगे? हम एक बस हिंट, अरे क्यूब बनाने आता है ना जी? देखो ऐसे, इधर देखो, क्यूब तो बचपन से ही सीखा होगा। बचपन में तुम लोग पढ़ता लिखता नहीं होगा, जिस समय मन नहीं करता होगा फट से क्यूब बना देता होगा। ये सब जनरली बचपन में होता है, हम भी किए हैं, इसीलिए तुमसे बोल रहे हैं। देखो इसमें कैसे बनेगा ये। सबसे पहले एक वर्ग इस तरह से खींचेंगे, फिर एक वर्ग इस तरह से खींचेंगे,
इससे इसको मिलाएंगे। अब बताइए, जितना कॉर्नर है, कॉर्नर पर क्या है? बॉल। जालक बिंदु, यही ना जालक बिंदु है जी। एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो लेट हो रहा हो, घर पर जाके इसको बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं बैठ के बनाए। आप एक बार देख लीजिए क्या करना है। इधर देखिए तो, बताइए ये इतना बन गया। लेकिन सिर्फ इतना कह के आप नहीं कह सकते हैं इसको जालक, क्योंकि ये तो स्थिर हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया ना जी। लग रहा है कि बस एक घन है, क्या एक के घन होगा वहां? तो वैसी स्थिति में इसका जालक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा इधर, यहाँ पर ना आप डॉटेड लाइन दिखा दीजिए। डॉटेड लाइन दिखाने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये यहीं पर रुक नहीं रहा है, ये और आगे बढ़ रहा है। इधर भी बढ़ा दीजिए, एक आध को इधर भी बढ़ा दीजिए। आपको यदि इच्छा हो तो आप ऊपर भी थोड़ा बढ़ा के दिखा सकते हैं। कुछ चीज बढ़ा के दिखा दीजिएगा तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि इसी तरह के स्ट्रक्चर के रिपीट होने की बात कही जा रही। तो छूट गया बॉल बनाना नहीं। अब जो लोग इसको देख के बनाएगा निश्चित रूप से गलती करेगा। जो सीख गया वो अपने से कर लेगा। एक बार फिर हम हिंट कर रहे हैं, देखो क्या करना है। एक क्यूब बनाओ ऐसे, फिर एक क्यूब बनाओ ऐसे। इधर से ऊपर के कोना को मिला दो, नीचे से नीचे के कोना को मिला दो। सब जगह पर बॉल रख दो, यहाँ पर दिखा दो डॉट करके। और उसके बाद क्या करना है सो देखो, सब लाइन को ना, सब लाइन को नहीं, मतलब दो चार को, पांचों लाइन को, जरूरी नहीं है कि सब लाइन को, दो चार पांच लाइन को ना, उसके आगे जैसे 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 देखो ये लाइन यहाँ तक आया, थोड़ा डॉट करके आगे बढ़ा दो। इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दो, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दो, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दो। इधर भी थोड़ा आगे बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो। पर नीचे भी मन हो तो बढ़ा दो। ये काम ना किए हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि इसी के जैसा अब हर तरफ बनेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं। सामने पीछे हर जगह बनेगा। इससे आगे हम लोग कल काम करेंगे, ठीक है? अरे अरे सुनो, कल का क्या है सीन, क्या करना है कल? कितने लोग छुट्टी के पक्ष में हैं? हाथ खड़ा कीजिए। काहे आप लोग को छुट्टी क्यों चाहिए सो बताइए। गाँव जाना है? हैं? मेला लगता है? आज दिन कौन सा है? छुट्टी नहीं रहेगा, कल का क्लास लाइव रहेगा, लाइव पढ़ लीजिएगा। हालांकि लाइव में कम समझ में आएगा आपको ये सब क्लास। छुट्टी नहीं है कल। सभी आदमी प्रोस्पेक्टस लेते हुए निकलेंगे। प्रोस्पेक्टस वहां मिलेगा अभी।